हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग मेरे साथ में रेगुलरली 8 बजे और 9 बजे जुड़ करके विज्ञान और गणित विषय को पढ़ रहे हैं और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जितने आसान शब्दों के अंदर आपको समझाया जा सके उतनी ही आसान और उतनी सरल भाषा के अंदर आपको गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है मैथमेटिक्स और साइंस के इन कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे और उसी आप लोगों के समझ में आ रहा है। साथ ही साथ आप लोगों का जो ये प्यार बना हुआ है इस राजस्थान एकेडमी पर, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेगुलरली गणित के अंदर जो है पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर आज हमारी 23 नंबर की क्लास है। तो सर, इससे पहले की क्लासेस हमें कहाँ मिलेगी? इससे पहले की कंप्लीट क्लासेस सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको जो है ये सभी क्लासेस मिल जाएगी और पहली क्लास से देखते हुए आइए, नोट्स बनाते हुए आइए, आपको पढ़ने में मजा आएगा। साथ ही साथ आप लोगों को जो है आगे से आगे कॉन्सेप्ट समझने में एक उत्सुकता बनेगी कि हाँ, अब इससे आगे क्या पढ़ाया होगा सर ने, अब इससे आगे क्या पढ़ाया होगा। जैसे एक फिल्म में या फिर कई एपिसोड्स के अंदर होता है ना कि अब आगे क्या होने वाला है, ऐसे ही जो है अब इसमें आपके आगे क्या कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, इसकी उत्सुकता बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। हम लोग बात कर रहे थे हमारे मैथमेटिक्स के अंदर, तो हमने गुणनखंड टॉपिक को पढ़ लिया है। बहुपद के गुणनखंड वाला टॉपिक जो है आपका द्वितीय नंबर पर टॉपिक सिलेबस में, उसको पढ़ लिया है। इसके बाद अपन ने ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के पोर्शन को शुरू किया था, जिसके अंदर एक बिंदु के द्वारा रेखा और कोण जो बनाए जाते हैं उनके बारे में बात करी थी। इसके बाद में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के अपन बारे में बात कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि जो अपन ने पिछले हफ्ते पढ़ा था उसको एक बार अपन देख लेवे, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में। इसके बाद में आज की क्लास की शुरुआत करूंगा, यानी कि अपन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की। तो सर्वांग क्षमता का मतलब होता है सभी प्रकार से सम्मान। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कोई दो आकृतियां आकार और माप के अंदर समान होती है तो वो सर्वांगक्षम कहलाती है, कॉन्ग्रुएंस कहलाती है। सर्वांग क्षमता के जो नियम है वो कितने हैं? 4 नियम है। कितने नियम है? 4। ठीक है। हाँ, कौन कौन से? ए एस ए कौन भुजा कौन, ए ए एस कौन कौन भुजा, और एस 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 भुजा भुजा भुजा, और आर एच एस समकोण कर्ण और भुजा। जिसके अंदर हमने बात करी थी, एक हमारा ए एस ए नियम क्या कहता है? तो जब किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अंदर कोई दो कोण और उन दोनों कोण जिस पर अंतरित है वह भुजा तीनों किसी दूसरे त्रिभुज के बराबर होते हैं, तो ऐसे दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगक्षम कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। इसके बाद में अपन ने बात करी थी ए ए एस नियम की। तो किसी त्रिभुज के दो कोण और एक तीसरी भुजा जब बराबर होते हैं तो वो दोनों आपके त्रिभुज जो है सर्वांगक्षम कहलाते हैं। अब इससे आगे के नियमों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे, भुजा 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 नियम। तो आप अब हेडिंग डालेंगे एस 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 नियम, सर्वांग क्षमता का तीसरा नियम अपन पढ़ रहे हैं, एस 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 नियम। थोड़ा सा मुंह के अंदर जो है आपको पता ही होगा, पढ़ाते पढ़ाते गला थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो आज थोड़ी सी दर्द हो रही है, इसलिए माफ करिएगा, है ना। अगर धीरे बोलूं तो बता दीजिएगा। अब देखिए, एस 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 नियम के बारे में बात करें तो यदि कोई एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का आपस में क्या हो? बराबर हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सर्वांगक्षम त्रिभुज कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि यदि एक त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं तीनों भुजाएं तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की
दूसरे त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं, तीनों संगत भुजाओं, तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो, के बराबर हो तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांशम। हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम होते हैं, सर्वांशम होते हैं। ठीक है। और अब देखिए, मान लीजिए ये अपन ने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, और ऐसे ही एक और ये त्रिभुज बना दिया जिसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। ठीक है। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। अब इसके अंदर क्या है, तो जहां आपका संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी ए बी बराबर होगी किसके? डी ई के, और बीसी भुजा बराबर होगी ई एफ के, और सी ए भुजा बराबर होगी एफ डी के। समझ में आ गई बात? तो ए बी बराबर है डी के, बी सी बराबर है एफ ई एफ के, सी ए बराबर है एफ डी के। और अगर ऐसा है तो हम त्रिभुज एबीसी को सर्वांग मानेंगे किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। समझ में आ गई बात? तो ये है एस 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 नियम, यानी कि भुजा 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 नियम। समझ में आ गई बात? इन सभी का अपन आगे यूज करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आपके पास दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो फिर अपन देखेंगे कि सर्वांग समता से अपन उसके अंदर जो भी आपसे पूछा जाएगा, कोई भुजा के बारे में पूछेगा, कोई कोण के बारे में पूछेगा, तो उसके बारे में अपन बता पाएंगे। कब? जब ऐसे सर्वांगसम हो जाएगा तो फिर अपन ये कहते हैं कि सर्वांग समता से ये होगा। ठीक है। वो अभी अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक बार जो है आप भुजा 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 नियम को नोट डाउन करिए, फिर अपन आर एच एस नियम को लिखते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को इस पर आधारित जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, वो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो अब आरएचएस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? चौथा नियम आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। आर एच एस नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम। ठीक है। समकोण कर्ण भुजा नियम क्या कहता है? पहली बात तो ये कि आपको ये पता चल ही गया होगा कि जैसे ही यहां पर नाम लिया राइट एंगल यानी समकोण, तो समकोण का मतलब है कि ये जो चौथा नियम है ये केवल और केवल कहां पर लगेगा? जब आपके त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो। बाकी कोई दूसरा अगर त्रिभुज है तो वहां पर ये आर एच एस नियम नहीं लगेगा। क्लियर? तो सबसे पहले ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएचएस नियम क्या किसी भी त्रिभुज पर लगाया जा सकता है? तो आप वहां पर जो है नहीं करके आ सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज पर आरएचएस नियम नहीं लगेगा या लगेगा, और वहां ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज पर ही आरएचएस नियम लगता है, अन्य किसी त्रिभुज पर हम ये नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक समकोण की जरूरत है, और जब समकोण की जरूरत है और त्रिभुज में समकोण आ गया तो वो आरएचएस हो गया, और वहां पर जैसे ही समकोण आया तो वो त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब लिखेंगे यदि दो समकोण त्रिभुजों में यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण एक
त्रिभुज का कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, तो एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, एक भुजा क्रमशः दूसरे, क्रमशः दूसरे त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और के कर्ण और कर्ण और भुजा, कर्ण और भुजा के बराबर, के बराबर हो तो, के बराबर हो तो, दोनों त्रिभुज हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांशम होते हैं। समझ में आ गई बात? सबसे पहले आप जो है इसके अंदर भी क्या करेंगे, दो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये लो, एक समकोण त्रिभुज और इधर आ जाएगा ये दूसरा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका नाम हो जाएगा ए बी सी, ये आपका हो जाएगा डी ई एफ, और यहां पर आ जाएगा ये, इधर आ गया ये समकोण। ठीक है, और क्या बोला, हाइपोटेनियस बराबर होंगे, और कोई भी एक भुजा इसके अंदर अपने को बराबर करनी है। मान लो ये ए बी भुजा है, तो यहां पर भी फिर आपके डीई भुजा लेनी होगी। ये जरूर ध्यान रखें कि जो पहले वाले त्रिभुज में आप कोण ले रहे हो, पहले वाले त्रिभुज में जो भुजा ले रहे हो, वही कोण और भुजा दूसरे वाले त्रिभुज में भी आपको लेने हैं। ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस तोड़ देवें, सीक्वेंस तोड़ दिया तो फिर वो सर्वांग नहीं है। अब यहां देखो बी और ई दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री, तो कोण ई कोण बी बराबर कितना, 90 डिग्री, और कर्ण एसी यानी हाइपोटेनियस, तो कर्ण एसी बराबर है किसके, तो ये बराबर है कर्ण डी एफ के। ठीक है, साथ ही साथ एक भुजा है आपकी कौन सी, ए बी, तो यहां पर अगर आप ए बी भुजा देखेंगे तो कैसी है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक तो ये, एक तो परपेंडिकुलर है ना, और कर्ण इससे अटैच्ड है। तो ऐसी ही भुजा जो दूसरे त्रिभुज में भी क्या हो, परपेंडिकुलर हो और कर्ण से अटैच हो, उसी भुजा को आप लेंगे। तो वो भुजा कौन सी है, डीई, तो आप डीई लेंगे। अगर ऐसा हो जाता कि मान लो ये एफ यहां आ जाता तो आप ई एफ लेते, ऐसे नहीं कि जो है आप ये सोचो कि नहीं ए बी है और यहाँ डी एफ है तो अपन का नाम से चलेंगे, नहीं, जो इसमें किया वही यहां करना है। तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा डी ई। ठीक है, तो देखो एक समकोण, एक कर्ण और एक भुजा, जब ये तीनों आपस में क्या हो गए, दोनों त्रिभुज के बराबर, तो आप क्या कहोगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है किसके साथ, ट्रायंगल डीई एफ के साथ में। अब जब ये नाम लिखोगे तब भी सीक्वेंस फॉलो करना है कि ए वाला पहले आएगा, तो ए के सापेक्ष कौन सा आ रहा है, डी, तो यहां लिखोगे डी, बी आ रहा है, बी पे है 90 डिग्री, यानी यहाँ पे जहां भी 90 डिग्री बनेगा वो आ जाएगा लास्ट में एफ। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज भी आपके क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। तो सर्वांग क्षमता के जो ये चार नियम है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और इन चारों नियम को एकदम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन चारों नियमों पर आधारित एक क्वेश्चन जो है कभी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वैसे सर्वांग क्षमता से क्वेश्चन कम आते हैं, समरूपता वाला जो अपन आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर आते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, मैं भी एक बार चेक कर लूं प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से अब आगे बढ़ेंगे अपन, लिख लीजिए, फिर अपन जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं छोटे छोटे से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आंसर देना है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं है आज, पहले छोटा छोटा सा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, लिखेंगे त्रिभुजों की, आप सोचते होंगे कि हम टाइप किया हुआ क्वेश्चन क्यों नहीं लाते हैं। उसका कारण एक ही है कि आप लोग भी अपने कॉपी के अंदर ये क्वेश्चन नोट डाउन करें। केवल थ्योरी आपके काम नहीं आने वाली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। जब यहाँ टाइप किया हुआ होता है तो विद्यार्थी नहीं लिखता, इसलिए लिखें त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी, कसौटी यानी नियम, ठीक है, कसौटी नहीं है, ठीक है। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कौन सा नियम नहीं है। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहला एस ए एस, बी ऑप्शन है आपके पास में ए एस ए, तीसरा नियम है आपके पास में एस एस ए, और डी ऑप्शन है आपके पास में एस एस एस। आपको, अच्छा एसएससी कर दिया मैंने, सर नहीं भाई एसएससी नहीं, अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं, एस 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 नियम। इसका जो भी आंसर है आप लोग कमेंट करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, सोचिए और देखिए क्या आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि यदि ए बी बराबर क्यू आर है, ए बी बराबर क्या है, क्यू आर है, और बी सी बराबर पी आर है, पी आर, और आपके पास बोला गया सी ए, सी ए के बराबर है पी क्यू है, तो अगर ये तीन है तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है ए बी सी त्रिभुज सर्वांगक्षम होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। बी ऑप्शन है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम होगा पी आर क्यू के साथ। अब ये देखो, आपको सीक्वेंस पता लगाना कैसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रहा है ना, देखो इस टाइप का पूछा गया है क्वेश्चन, पी आर क्यू, ठीक है। और सी ऑप्शन है आपके पास कि ए बी सी त्रिभुज सर्वांगक्षम है, सॉरी एक मिनट, बी ए सी त्रिभुज सर्वांगक्षम है त्रिभुज आर पी क्यू के, आर पी क्यू के, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगक्षम है त्रिभुज बी सी ए के। और यहां पर भी आप ए बी सी की जगह कर दीजिए आपका क्या, सी बी ए। और अब इसका भी आंसर आप कमेंट करिए फटाफट से, मैं देखता हूं कौन सा विद्यार्थी जो है इसका आंसर प्रॉपर तरीके से दे रहा है, जल्दी से करेंगे, मैं देख रहा हूं। जो भी जल्दी से आंसर कमेंट करेगा उसका जो है कल हम एक अवार्ड देंगे। अब अवार्ड क्या देंगे वो मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। करो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले आपको बता दिया था सर्वांग क्षमता के कितने नियम, चार नियम, कितने नियम, चार नियम। कौन कौन से नियम है, देखो एक बार पीछे देखो, रिवीजन करो एक बार वापस से, कौन कौन से नियम है, ए एस ए, ठीक है। तो ए एस ए जो आपको दिया गया क्वेश्चन है उसमें देखो, मेरे पास तो लैपटॉप में है यही क्वेश्चन, तो ए एस ए आपका दूसरा ऑप्शन दे रखा है, यानी वो तो नहीं हो सकता। फिर है ए एस, क्या है, ए एस है ना, ए एस आपको दिख रहा है क्या, ए एस आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा। एस 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 दिख रहा है क्या, हाँ डी ऑप्शन आपको दिख गया होगा। और ए जो ऑप्शन है वो क्या है, तो एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा, है ना। तो भुजा कोण भुजा नियम भी हो सकता है। क्यों हो सकता है भुजा कोण भुजा भी, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है, क्या बताई है, कि आपके पास में अगर दो भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण है तो साइड एंगल साइड ये नियम बन सकता है, ठीक है। इसलिए ये भी आपका आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन बी सही है आपका।
ठीक है। बी ऑप्शन तो डायरेक्ट ही बता दिया, ए एस ए, ये होगा ही होगा। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास एस एस ए, और वही आपका आंसर है। एस एस ए नहीं हो सकता, भुजा भुजा कोण नहीं हो सकता है। दो भुजाओं के बीच में कोण आ सकता है, लेकिन दो आपने कोई भुजाएं ले ली और फिर तीसरा कोई कोण, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा सी आपका पहले क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ना, उसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि एस ए एस कहां से आया। अरे भाई एस ए एस, जब आपको ये चार नियम समझाए हैं तो वहां बताया है मैंने कि सीक्वेंस फॉलो करना है। क्या करना है? सीक्वेंस फॉलो करना है। समझ में आ गई बात? क्लियर। तो वहां पर जो है इसीलिए ये आपका हो सकता है, एस ए एस नियम आपका हो सकता है। और एक बात बता दूं कि आप जो है ऐसे एस अगर याद नहीं रहे तो आप इसी को ये भी याद रख सकते हैं। ये जो है ना आपका ए एस ए, इस ए एस ए कहें या आप जो है इसे एस ए एस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा नहीं कि आप ए ऑप्शन देखते टिक कर दो, नहीं। वो आपका क्या हुआ है, केवल और केवल भुजा, देखो कौन भुजा कौन था एक तो, और एक है भुजा कौन भुजा। तो अल्टीमेटली कौन की जगह आपने एंगल ले लिया, एंगल की जगह कौन ले लिया, एक सीक्वेंस बन सकता है, लेकिन एस एस ए आपका नहीं होता है। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज मत होना, ये मैंने आज आपको बता दिया। हो सकता है कि मैंने जब ये ए एस ए नियम बताया था तब ये नहीं बताया हो कि आप इसी को सांस भी बोल सकते हो, एस ए एस यानी सांस। ठीक है, तो इसको आप सांस भी बोल सकते हो, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, अब देखिए, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि ए बी बराबर है क्यू आर, बी सी बराबर है पी आर, और सी ए बराबर है पी क्यू। ठीक है, तो आपको बताना है कि त्रिभुज एबीसी जो है या सीबीए जो भी आपका, दोनों में से त्रिभुज जो बन रहे हैं वो कैसे सर्वांगसम होंगे। अब यहां पर आपके ऑर्डर फॉलो होगा, कैसे? देखिए, या तो आप जो है ऑर्डर आपको फीलिंग के साथ समझ आ जाए, अगर वैसे समझ नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए कैसे इसको करा जा सकता है। क्या बोला कि ए बी बराबर है क्यू आर के, क्या बोला है? ए बी बराबर है क्यू आर के, बी सी बराबर है पी आर के, और सी ए बराबर है पी क्यू के। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, तो जैसे आप रीजनिंग में करते हैं ना कि इसमें से इसमें कौन कॉमन आ रहा है, देखो यहां कौन है, ए, तो यहां पर क्या है, क्यू आर, और यहां पर भी है ए। अब सी ए की जगह पी क्यू है और ए बी की जगह क्यू आर है, तो दोनों में ए कॉमन है, तो दोनों में आर क्यू और पी क्यू में कौन कॉमन आ रहा है, क्यू। इसका मतलब ए जो रिप्लेस होगा वो किससे रिप्लेस होगा, क्यू से रिप्लेस होगा। ठीक है, इसके बाद बी की जगह अब कौन आ जाएगा, सीधी सी बात है, आर आ जाएगा, और सी की जगह पर कौन आएगा, पी आएगा। ठीक है, तो अब ए बी सी, तो क्यू आर पी ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखिए कि कहां पर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। यहां देखो पहले, ए बी सी यानी क्यू आर पी, जबकि यहां आ रहा है पी क्यू आर। कभी पॉसिबल है क्या पी क्यू आर के साथ में? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए का मतलब है पी, जबकि ए का मतलब होना चाहिए क्यू। मैंने क्या बोला था, सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, नहीं हो रहा है, गया ऑप्शन कट। इधर देखो, सी की जगह आना चाहिए पी, आ रहा है सी की जगह पी, बी की जगह आर, ए की जगह क्यू, यही ऑप्शन अपना सही हो गया, सी बी ए, सी बी ए, पी आर क्यू, पी आर क्यू आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। आप सी ऑप्शन चेक कर लो भले, बी ए सी, बी की जगह आर आना चाहिए, आ रहा है, ए की जगह पर पी आ गया, क्या आ सकता है, नहीं, क्यू आना चाहिए था, सी ऑप्शन भी गलत। ऐसे ही डी ऑप्शन में देखो, बी की जगह पर पी आ रहा है, वैसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऐसे आपको जो है सीक्वेंस पहचानना आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल देखो छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन पूरे के पूरे जो चारों नियम है वो अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व
नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन कर सकता हूं कि आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे जरूर याद रखें। अब देखिए एक क्वेश्चन अपने जो आपके आया हुआ है एग्जाम के अंदर अच्छा है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या कहता है कि त्रिभुजों ए बी सी और त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी। ठीक है, ए बी के बराबर कौन है? एफ डी है। तथा तथा एंगल ए बराबर है एंगल डी है। ठीक है, ए और डी क्या है? कोण बराबर है। दोनों त्रिभुज क्या है? तो एस ए एस। ठीक है, जो अभी बताया ना वही ए एस ए वाला एस ए एस भी लिख सकते हैं, तो वही गृहीत है। ठीक है, वही नियम है। तो सास अभिग्रहित के अंतर्गत सर्वांशम 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 होंगे यदि यदि अब देखो ऑप्शन है ए आपके पास में कि बी सी बराबर अगर हो जाए ई एफ। ठीक है, बी ऑप्शन है आपके पास में बी फॉर बॉम्बे, ए सी बराबर डीई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ए सी बराबर आपके पास में ई एफ, और डी डी फॉर दिल्ली आपके पास में है कि बी सी बराबर डीई। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। क्या क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया ना कि ए बी सी और डीई एफ दो त्रिभुज है। ठीक है, अब उसके अंदर ए बी बराबर एफ डी है और ए और डी कोण बराबर है। ठीक, और आपका यहां पर जो सर्वांग क्षमता का नियम लगाना है वो एस ए एस लगाना है। तो एस ए एस से अगर देखें तो देखो साइड यानी कि ए बी बराबर एफ डी एक साइड आ गई है, एंगल यानी ए बराबर डी। अब जो तीसरी भुजा होगी वो कौन सी होगी वो आपको यहां पर जो है आंसर में बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना देते हैं। ये लो ए, ये बी, ये सी, और ऐसे ही यहां पर भी एक त्रिभुज बना देते हैं। तो देखिए ये आपका डी, ये आपका ई, ये आपका एफ। क्लियर। अब एक चीज देखिए कि मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप क्या करो डायग्राम के अंदर जो जो दे रखा उसको रिप्रेजेंट करो। कोण ए ये रहा और कोण डी ये रहा। ठीक है, अब कोण ए और कोण डी की अगर बात की गई है तो इसके जो आजू बाजू वाली भुजाएं होगी वो ही आप ले सकते हो। इस तीसरी भुजा का यहां पर कोई मतलब नहीं है। यही तो था अपना पहला वाला नियम, ए एस ए कहें या फिर एस ए एस कहें। ठीक है, तो देखिए अब इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो अपने को बोल दिया है कि ए बी जो है वो बराबर है किसके? एफ डी के। तो ए बी अगर एफ डी के बराबर हो चुकी है, ठीक है, तो अब जो बची हुई देखो, अब ये रही एफ डी भुजा, ये भी गई क्योंकि वो बराबर आ चुकी, ये गई ए बी भी। तो अब बची हुई जो दो भुजाएं हैं वो ही आपस में क्या होगी? बराबर होगी। कौन कौन सी भुजाएं बची है? एक आपकी बची ए सी और एक बची आपकी डी, क्योंकि बी सी और ई एफ तो अपन ले ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपका जो कोण है उस कोण के दोनों आजू बाजू वाली भुजाएं ही हम सर्वांग क्षमता के लिए ले सकते हैं। तो ये तो सामने है, ये तो आ ही नहीं सकती थी। और बची कौन सी भुजा? एक तो ए सी, तो इसका मतलब ए सी बराबर हो जाएगी डी ई के। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अगर ए सी बराबर डी आपके ऑप्शन में नहीं हो तो हो सकता है ये ऑप्शन में हो सी ए बराबर ई डी। और वैसे भी आजकल तो ईडी बहुत चर्चाओं में है।
सीए यानी करंट अफेयर के अंदर कौन है? ईडी है। ठीक है। हाँ, तो देखो भाई सीए बराबर हो गया ईडी। अब क्यों? क्योंकि देखो एसी की जगह सीए उल्टे सीक्वेंस में लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आना चाहिए एसी या सीए ही, ऐसा नहीं कि ए बी हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, बी सी कोई सेंस ही नहीं है भाई, ए सी और सी ए की बात करनी है, इसके अलावा किसी की बात नहीं करनी। ये भी बी सी गया ऑप्शन। अब बचा बी और सी में से, तो अब ए सी है, तो ए सी के बराबर क्या होगा? डीई होगा, तो ई एफ नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो है सर्वांग क्षमता के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस सर्वांग क्षमता के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैंने आपको समझा दिया है। एक दो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, हालांकि 2018 एलडीसी में केवल एक क्वेश्चन आया है चारों शिफ्टों में मिलाकर, तो वो एक जो भी आया है वो मैं आपको करवा दूंगा। वो भी आरएचएस से आया है, ताकि आपको जो है ये समझ आ जाए कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको जैसे सभी क्लासेस पसंद आ रही है वैसे ये क्लास भी पसंद आई होगी, और इसी प्रकार से इस क्लास को भी प्यार दीजिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।